नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लाख टके की बात में कौन कौन सी खबरें होंगी, सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे माया का इशारा, सियासी गेम सारा, क्योंकि एक बार फिर अध्यक्ष बनने के बाद मायावती ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही बात करेंगे मिल्कीपुर का चैप्टर, सबसे बड़ी टक्कर, क्योंकि यहां अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। वहीं बात होगी यूपी टू कश्मीर, बंटोगे तो कटोगे, क्योंकि सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे से पहले बड़ा मुद्दा छेड़ दिया है। इसके साथ ही साथ बात होगी नाराज जनता घिर गई ममता, क्योंकि इंसाफ की लड़ाई में जिस तरह छात्रों पर पुलिस ने डंडे चलाए, उस पर अब सवाल उठने लग गए हैं। साथ ही आपको कोलकाता कांड का खौफनाक सच भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मायावती की बात कर लेते हैं। ठीक एक दिन पहले तक जिस मायावती के बारे में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अफवाह उड़ी, उसे बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक में खारिज कर दिया गया। मायावती एक बार फिर से सर्वसम्मति से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं। इसके साथ ही साथ मायावती ने आगामी उपचुनाव को लेकर भी विरोधियों को सख्त और कड़ा संदेश दे दिया है। मायावती ने कहा कि विरोधियों की साजिश सफल नहीं होने देंगे, अंबेडकरवादी कारवां कमजोर नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने कहा, आखिरी सांस तक आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, स्वाभिमान के लिए समर्पित रहने का फैसला अटल है। मायावती ने साफ कर दिया कि सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना संभव नहीं है, अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। यानी कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इशारों में विरोधियों को तीखा जवाब दे दिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सक्रिय राजनीति में सुपर एक्टिव मायावती, जिन्होंने अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा, उपचुनाव में भी बिना किसी के गठबंधन उत्तर प्रदेश की सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। उस मायावती के बारे में अफवाह उड़ी और सवाल पूछे गए, क्या मायावती राजनीति से संन्यास ले रही हैं? क्या मायावती सक्रिय राजनीति से दूर रहेंगी? क्या बीएसपी में मायावती की जगह कोई और? इन सारे सवालों का जवाब एक दिन मायावती ने खुद दे दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बार फिर मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। मायावती को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आज लखनऊ के माल्यावनी ऑफिस में राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उनको एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने, जबकि उनके नाम का प्रस्ताव भी आज उन्होंने किया। इस प्रस्ताव के ऊपर देश के तमाम प्रदेशों से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष, विशेष डेलीगेट्स ने न सिर्फ सर्वध्वनि से उनके नाम के प्रस्ताव पर मुहर लगाई, बल्कि एक बार फिर से उनके 5 साल के कार्यकाल को पुख्ता कर दिया गया है। मायावती ने संन्यास लेने की खबरों का खंडन करते हुए साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी रहेंगी। ऐसे में कार्यकारिणी में एक बार फिर उनको अध्यक्ष चुन लिया गया है। मायावती 2003 से लगातार अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। 1989 में पहली बार सांसद बनी, 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम रह चुकी हैं। बीएसपी के चेहरे के तौर पर जानी जाती हैं। मायावती भले ही आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना चुकी हों, लेकिन फिलहाल पार्टी की कमान उनके पास ही है। पूरे देश के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और जो संगठन के लोग हैं, सभी लोगों ने सर्वसम्मत से माननीय बहन जी को पुनः देश का अध्यक्ष चुना है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके लिए हम सभी लोग बहन जी को बहुत बहुत बधाई। उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित है कि 10 की 10 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर और बहन जी की जो रणनीति है, जो बहन जी के निर्देश हुए हैं, उस बल पर हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। इसी के साथ मायावती ने ये भी साफ कर दिया है कि करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर आधारित बहुजन समाज के लोगों का हित उनके लिए सर्वोपरि है और इससे कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा, बहुजनों के अंबेडकरवादी कारवां के मनोबल को गिराकर
उसको कमजोर करने की साजिशों को विफल करने का संकल्प मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक बसपा के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट को समर्पित रहने का फैसला अटल है। यानी सक्रिय राजनीति से संन्यास से दूर मायावती एक बार फिर 5 साल के लिए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुकी हैं और इसी के साथ उनकी नजर यूपी में होने वाले उपचुनाव के साथ हरियाणा विधानसभा पर भी है, जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अयोध्या के मिल्कीपुर का उपचुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी ने अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो अब बीजेपी भी पासी उम्मीदवार पर ही दांव लगाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि मिल्कीपुर से जल्द ही बीजेपी अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। बात मिल्कीपुर के समीकरण की करें तो यहां सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, जिसमें पासी समाज का वोट सबसे ज्यादा है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ओबीसी वर्ग के वोटर्स हैं। यादव और मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। बात सवर्ण वोटर्स की करें तो इनकी भी तादाद अच्छी खासी है, यानी कि बीजेपी की कोशिश दलित प्रत्याशी को मैदान में उतारकर सवर्ण वोटर्स के साथ समाजवादी पार्टी के किले में सेंध लगाने की है। और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अयोध्या के सियासी अध्याय में मिल्कीपुर का चैप्टर उस चुनाव में खुलने जा रहा है जहां से 2027 का चुनावी शंखनाद होगा। अब उसी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने जब पासी कार्ड फेंका तो बीजेपी भी जातीय गोलबंदी में जुट गई और दावा होने लगा कि बीजेपी यहां पासी उम्मीदवार उतार सकती है, दलित प्रत्याशी पर मुहर लग सकती है। गैर यादव ओबीसी प्रत्याशी पर भी मंथन चल रहा है, यानी एसपी के पासी दांव को भेदने की तैयारी हो रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत पासी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी भी जिताऊ कैंडिडेट पर मंथन कर रही है। अगर बात करें मिल्कीपुर सबसे चर्चित उपचुनाव की सीट है। यहां से अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से विधायक थे और अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में ये मिल्कीपुर की सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत झोंके हुए है इस सीट को बचाने के लिए और इसमें अवधेश प्रसाद के लड़के अजीत प्रसाद को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतारना चाह रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी भी पासी समाज से ही प्रत्याशी मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। फैजाबाद लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी चाहती है कि इस उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा जीतकर विपक्ष के भ्रम को दूर करे और शायद यही बड़ी वजह है कि बीजेपी के संगठन और बड़े नेता लगातार मिल्कीपुर पर न सिर्फ नजर बनाए हुए हैं बल्कि पूरे जोश के साथ इस सीट को जीतने का समीकरण सेट कर रहे हैं। वैसे जातीय समीकरण की बात करें तो मिल्कीपुर की राह इतनी भी आसान नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी वोटर करीब 60,000 हैं। गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 35,000 के करीब है। ब्राह्मण 50 और ठाकुर 25,000 वोटर हैं। चौरसिया 15,000 और पाल 8,000 वोटर हैं। यानी मिल्कीपुर विधानसभा में 3,57,659 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग तो दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर हैं, जिसे समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती रही है। ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल्कीपुर के बड़ी तादाद में कार्यकर्ता आए थे, समर्थक आए थे और नेता लोग आए थे। बहुत खुश थे, बड़ा उत्साह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने से मिलने के बाद वो बहुत ऊर्जावान हो गए और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारेगी। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ 10 चुनाव जो हैं 10 विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 चुनाव जीतेगी। एक भी सीट हारने वाली नहीं, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे जो सीट हो, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। फैजाबाद में अवधेश पासी की जीत से गदगद अखिलेश यादव अब अवधेश पासी के बेटे अजीत पासी को मिल्कीपुर से कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने प्रत्याशी उतारने में बीजेपी
जातीय गोलबंदी के सियासी हथियार का प्रयोग करेगी। बीजेपी उपचुनाव की सबसे चर्चित सीट अयोध्या की मिल्कीपुर में सियासी घेराबंदी कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दावे खूब हो रहे हैं। मिल्कीपुर को लेकर ब्रजेश पाठक और ओपी राजभर दोनों ने ही बड़ा दावा किया है। ब्रजेश पाठक और राजभर ने कहा मिल्कीपुर में बीजेपी 100% जीतेगी, इसकी पूरी गारंटी है। साथ ही मिल्कीपुर के साथ सभी 10 सीटों पर भी जीतने का दावा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष का जो गुमराह करने वाला एजेंडा था, जो प्रदेश की जनता के बीच में फूट डालने वाला एजेंडा था, वो कभी पूरा नहीं होगा। जनता इनकी कलई को खोल चुकी है। अब प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को इन 10 सीटों पर अपना आशीर्वाद प्रचंड बहुमत के साथ देने वाली है। 10 सीट पर एनडीए गठबंधन पूरी ताकत के साथ सभी हमारे साथी लगे हैं और 10 सीट जीतने का प्रयास हो रहा है। आप लोगों को चिंता मिल्कीपुर और कटेहरी की है, तो 100% आप लोगों की चिंता दूर होगी, वो जीता जाएगा, ये गारंटी हम कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जम्मू कश्मीर दौरे से ठीक पहले हिंदू और सनातनियों को एकजुट करने का जो मैसेज दिया, अब उस बयान से विपक्ष में खलबली मच गई है। योगी का क्लियर कट कहना है, बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। अब योगी के इसी बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि योगी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसीलिए ऐसे बयान दे रखे हैं। तो वैसी ने सीएम योगी से पूछ डाला है कि आखिर कौन बांट रहा है, पहले ये बताएं। यानी कि एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी के बांटोगे तो कटोगे वाले बयान पर हमला किया है। आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी दौरे से पहले सीएम योगी के बयान को कैसे देखा जा रहा है। बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से, तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। हमारा घर छोड़ के फेंक दे, अब इस तरह को जब खड़े हो जाए अरे एक हो जाएगी। हिंदू, हिंदुत्व और सनातन का परचम लहराने वाले योगी आदित्यनाथ एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से अलग राष्ट्रवाद के नाम पैगाम दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए सीएम योगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं, लेकिन अपने चुनावी अभियान से पहले उन्होंने एकजुट होने का जो मैसेज दिया है, उससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट में जरूर शामिल किया जाता है। यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व और कानून व्यवस्था को लेकर उनका संदेश अब जम्मू कश्मीर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि सीएम योगी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है, इस दौरान सीएम योगी का जम्मू पर फोकस रह सकता है। जम्मू हिंदू तो कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। चुनावी रैली में सीएम योगी एकजुटता का संदेश देंगे और हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का भी मैसेज देंगे।
सीएम योगी हिंदुत्व और एकजुटता की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक संदेश दे रहे हैं, लेकिन उनके बटोगे तो कटोगे वाले बयान से विपक्ष में जरूर खलबली मच गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के बयान पर विरोध दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे कि दिल्ली वाले फैसलों पर वो हस्तक्षेप न करें। जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। योगी जो भी बोलते हैं, जब भी बोलते हैं, विपक्ष का विरोध तय है। लेकिन इस बार उन्होंने चुनावी माहौल में जो मुद्दा उठाया है, अब वो सियासत के केंद्र में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, तो जम्मू कश्मीर में सीएम योगी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ऐसे में बटोगे तो कटोगे वाला बयान सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान का मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है समर्थन। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी के बयान पर सवाल उठाए हैं। योगी आदित्यनाथ जी आह्वान कर रहे हैं, उनको अपील कर रहे हैं, तो इसमें किसको कोई आपत्ति हो सकती है? बटोगे तो कटोगे का मतलब यही है कि एक बार हम बटे थे तो कितनी जो है वो हालत खराब हुई थी 47 के बाद। क्या हुआ था किसी को याद है? किसी को भूला नहीं होगा उस कहानी को और उस इतिहास को। इसलिए मुझे लगता है, और उसके साथ साथ हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संस्कार, सनातन संस्कृति और संस्कार जो है हमारे देश की एकता, हमारे देश की सौहार्द और हमारे देश की एकजुटता की गारंटी है। ये बताएं कि बांग्लादेशी राहत शिविर जो कितने शिविर लगाया हिंदुओं के लिए, जो बांग्लादेश से परेशान है वहाँ हिंदू, कितने शिविर लगाया इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, कितने लोगों को शरण दिया जो शरण मांग रहे थे, जो हिंदुत्व की बात करने वाले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कितने वहां के हिंदुओं को शिविर में रखा, कितने शिविर लगाए और कितने लोगों को आपने शरण दिया। ये भी बनारस की जनता को, देश की जनता को बताइए। और आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सड़क पर संग्राम नजर आया। छात्रों के साथ ममता बनर्जी की पुलिस बड़ी निर्ममता के साथ पेश आई है। छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, डंडे बरसाए गए, वाटर कैनन से बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जितना ध्यान, जितनी प्लानिंग और जितनी ताकत ममता की बेस्ट पुलिस ने आज छात्रों को रोकने में लगाई, उसका 1% भी ध्यान अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर दिया गया होता तो शायद वो लेडी डॉक्टर दरिंदगी का शिकार नहीं होती। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन जैसे ये आरोपी हैं। इन लोगों ने स्टोन पेल्टिंग किया, जहां पे इन लोगों ने पुलिस का बैरिकेड तोड़ा, तो वहां कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। गुंडों को नहीं पकड़ पाई, बलात्कारियों को नहीं पकड़ पाई, वो किस प्रकार से बल प्रयोग करके सत्य की आवाज दबाना चाहती है। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी। तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, प्रोटेस्ट कर सकता है जो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस हम लोग को मार रहा है, टीयर गैस छोड़ा है, ये कहाँ का विचार है? CM should step down after resignation of the CM. Honorable Governor should recommend President's ruling paper.
वहीं कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के बारे में एक चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। पता चला है कि संजय जिस बाइक का इस्तेमाल करता था वो बाइक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बीजेपी ने इसे लेकर कई सवाल उठा दिए हैं और पूछा है कि क्या कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के निर्देश पर रेप मर्डर केस में शामिल ताकतवर लोगों को बचाने के लिए संजय रॉय को फंसाया है, क्योंकि मुख्य आरोपी संजय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में जिस खौफनाक सच को कबूल किया वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। कोलकाता की निर्भया कांड का खौफनाक सच सामने आ गया। बेटी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप, पता चल गया। रेप मर्डर केस में दरिंदे का सबसे बड़ा कबूलनामा। पॉलीग्राफ टेस्ट में कोलकाता कांड के दरिंदे संजय रॉय ने वो खौफनाक सच बताया है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। संजय रॉय ने सीबीआई की टीम के सामने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसने ही लेडी डॉक्टर का रेप किया था। रेप के बाद उसने लेडी डॉक्टर की हत्या कर दी। पॉलीग्राफ टेस्ट में दरिंदे ने हत्या की वजह भी बताई। उसने कहा कि लेडी डॉक्टर लगातार चिल्ला रही थी, शोर मचा रही थी, इसीलिए उसने लेडी डॉक्टर को चुप कराने के लिए उसका गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। जब लेडी डॉक्टर का शरीर ढीला पड़ गया, हाथ और पैरों में हरकत बंद हो गई, वो शांत हो गई, तब जाकर उस दरिंदे ने लेडी डॉक्टर के गले से अपनी पकड़ ढीली की। शायद उसने अंजाम के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन रेप के बाद जब निर्भया चीखने चिल्लाने लगी तब संजय रॉय घबरा गया, डर गया। उसे लगा कि अभी कोई सुन लेगा, वो पकड़ा जाएगा, उसकी घिनौनी करतूत दुनिया के सामने आ जाएगी। इसी घबराहट में उसने रेप के घिनौने अपराध के बाद हत्या का दूसरा जघन्य अपराध कर डाला। घटना से पहले और घटना के बाद आरोपी संजय रॉय ने जो किया था वो भी उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई की टीम के सामने बयां किया। सूत्रों के मुताबिक उसने बताया कि घटना से पहले उसने अपने दोस्त के साथ शराब पी थी। इसके बाद वो अपने दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया सोनागाछी गया था। इसके बाद दोनों दूसरे रेड लाइट एरिया चेतला गए, जहां उसके दोस्त ने सेक्स वर्कर के साथ संबंध बनाए, लेकिन संजय ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी एक महिला मित्र को वीडियो कॉल किया और उसकी अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद उसने फिर से शराब पी और आरजी कर अस्पताल वापस आ गया, जबकि घटना के बाद आरोपी संजय रॉय अपने एक दोस्त के घर गया था। संजय रॉय का ये दोस्त कोलकाता पुलिस में ऑफिसर है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात यानी घटना वाली रात 2:45 पर लेडी डॉक्टर जिंदा थी और उसने अपने मोबाइल से अपने एक रिश्तेदार के संदेश का जवाब दिया था। हालांकि एजेंसी इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या ये संदेश खुद लेडी डॉक्टर ने भेजा था या किसी और ने उसके फोन का इस्तेमाल किया था। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ।